बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरस्त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। नरेंद्र मोदी इतवार की शाम वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लेंगे। एनडीए लीडर चुने जाने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दे दी गई। इससे पहले एनडीए के इजलास में उन्होंने एक ऐसी तकरीर की जिसमें साफ झलक रहा था कि मोदी जो 2014-2024 के दरमियान थे वो अब वो मोदी नहीं रहेंगे। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मोदी एनडीए लीडर चुन लिए गए। प्रेसिडेंट से मुलाकात। मुर्मू ने हुकूमत बनाने की दावत दी। इतवार की शाम हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म अपोजिशन पार्टियों पर बरस पड़े। कहा कांग्रेस 100 सीटें पार नहीं कर सकी। नतीजे को एनडीए की हार के तौर पर पेश किया जा रहा है। तमाम फैसले एक राय से करेंगे। आम आदमी की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। मोदी का लहजा बदला। नीतीश और नायडू की तारीफ। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन देते रहेंगे। तेलुगु देशम लीडर नारा लोकेश ने किया ऐलान। जेडीयू रेलवे की वजारत चाहती है। इस्राइली फौज ने नुसैरात के मेयर को हवाई हमले में शहीद कर दिया। 24 घंटों में 77 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में 3 हलाक। जब तक अमेरिका और यूरोप मदद बंद नहीं करते फलस्तीन बहरान हल नहीं हो सकता। ईरान का बयान। बाइडेन की पेरिस में ज़ेलेंस्की से मुलाकात। अमेरिकी हथियारों की मदद से रशिया में यूक्रेन के हमले। मॉस्को ने वॉशिंगटन से किया एहतजाज। अमेरिका ने ताइवान को दिए F-16 के पुर्जे। चाइना ने किया वॉशिंगटन से एहतजाज। चार इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स रशिया की नदी में डूब गए। मरने वालों का महाराष्ट्र के जलगांव से ताल्लुक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने एनडीए लीडर चुने जाने के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचते हुए जुमे की शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के सीनियर लीडर्स भी थे। मोदी ने उनकी तायद करने वाले एमपीज की लिस्ट पेश की, जिसके बाद मुर्मू ने मुतमईन होकर उन्हें अगली हुकूमत बनाने की दावत दी। जैसा कि दस्तूर का तरीका वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले वजीर आजम बन गए हैं जिन्होंने मुसलसल तीसरी मियाद हासिल की है। वज़ीर आज़म मोदी इत्तेफाक राय से बीजेपी और एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर चुन लिए गए। दिल्ली में इस सिलसिले में मीटिंग हुई। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने मोदी को चुनने के लिए करारदाद पेश की। एनडीए के तमाम पार्टनर्स ने इसकी तायद की। मोदी को लोकसभा में बीजेपी लीडर और बीजेपी पार्लिमानी पार्टी लीडर भी चुना गया। राजनाथ सिंह ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि मोदी इस ओहदे के लिए सबसे मुनासिब शख्स हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस तजवीज़ की तायद की और कहा कि ये न सिर्फ एनडीए पार्लिमानी पार्टी बल्कि 140 करोड़ इंडियंस की ख्वाहिश है। सीनियर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी ने कहा कि मोदी ने मुल्क को खुशहाली और एक बड़ी ताकत बनाने के लिए मेहनत से काम किया है। तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने पिछले 10 बरसों में कई कदम उठाए हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर और जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हम सब एक साथ हैं और हम मोदी की क़यादत में मिलकर काम करेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपोजिशन पार्टियों पर सख्त तनकीद की और कहा कि अपोजिशन लीडर्स ने लोकसभा इलेक्शंस के नतीजों को एनडीए की हार के तौर पर पेश करने की कोशिश की। हकीकत यह है कि कांग्रेस 10 साल बाद 100 सीटें पार नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि इन इलेक्शंस में बीजेपी की सीटें पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस की जुमला सीटों से भी ज्यादा है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि एनडीए सरकार थी और एनडीए सरकार है, हमें शिकस्त नहीं हुई है जैसा कि तस्वीर पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा इलेक्शंस के नतीजों को एनडीए की कामयाबी की नजर से देखते हैं। मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत अच्छी हुक्मरानी, तरक्की, आम आदमी की जिंदगी में कम से कम दखल अंदाजी के लिए काम करेगी। मोदी ने कहा कि तमाम फैसलों में इत्तेफाक राय हासिल करना हमारा मकसद होगा। इस तरह मोदी ने बदले हुए हालात में अपना लहजा भी बदल दिया है। इसकी असल वजह यह है कि बीजेपी अपने बल पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी और अब उस हुकूमत का दारोमदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे इत्तेहादियों पर है। बीजेपी लीडर प्रहलाद जोशी ने कहा कि एनडीए पार्लिमानी पार्टी लीडर मोदी 9 जून को यानी इतवार को शाम 6 बजे तीसरी बार वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। मोदी की क़यादत में एनडीए लीडर्स ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया जिसे कबूल कर लिया गया। एनडीए लीडर्स की मीटिंग बीजेपी सदर जेपी नड्डा के मकान पर हुई। लीडर की हैसियत से चुने जाने के बाद मोदी ने बीजेपी के बुजुर्ग लीडर्स एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनकी रिहाइश गाहों पर मुलाकात की। मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। बाद में मोदी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बीजेपी और एनडीए लीडर्स के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात की और उनकी तायीद करने वाले अरकान पार्लियामेंट की लिस्ट पेश की। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा है कि पार्टी आंध्र प्रदेश में रोजगार के मौके पैदा करने और नजरअंदाज किए गए तबकों को ऊपर उठाने के लिए काम करेगी। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 16 सीटें जीती हैं और एनडीए की कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। लोकेश ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन देती रहेगी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पर उसकी पार्टनर बीजेपी हामी नहीं है और मुस्लिम रिजर्वेशन की वो सख्ती से मुखालफत करती है। इस दौरान कोalition पॉलिटिक्स का दौर मुल्क में शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। जहां नारा लोकेश ने यह बयान दिया है, वहीं एक और इत्तेहादी जेडीयू में ये मुतालबे उठने शुरू हुए हैं कि जेडीयू को मोदी हुकूमत की तायद के लिए रेलवे की वजारत मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कर्नाटक बीजेपी की तरफ से हत्या इज्जत के केस में जमानत दे दी गई है। रियासत की पिछली बीजेपी हुकूमत को 40% हुकूमत करार देने पर राहुल गांधी के खिलाफ यह केस किया गया था। रशिया की एक नदी में 4 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स डूब गए। इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है। ये लोग वोल्को नदी में डूब गए। 5वां स्टूडेंट बाल बच गया जिसे मकामी लोगों और रेस्क्यू वर्कर्स ने बचाया। वजारत खारजा ने दिल्ली में ये बात बताई। इन बच्चों का ताल्लुक महाराष्ट्र के जलगांव जिले से है। ये लोग सेंट पीटरबर्ग में वाक़ एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। रशिया में इंडिया के सफारत खाने ने यकीन दिलाया कि ओहदेदार उनकी लाशें इंडिया भेजने के लिए काम कर रहे हैं। बुलेटिन के इसी समय पहले बात करते हैं फलस्तीन की। इस्राएली फौज ने गाजा के नुसैरात शहर के मेयर अयाद मगाजी अबू बिलाल को एक हवाई हमले में शहीद कर दिया है। मेयर को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो बलदी सहूलतों के सिलसिले में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस्राएली फौज ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गाजा के 3 मेयर्स को शहीद किया है। नुसैरात म्यूनिसिपैलिटी में मेयर की शहादत पर शोक का ऐलान किया गया और कहा गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी फलस्तीन के लिए कुर्बान कर दी। गाजा की हमास हुकूमत ने इस कत्ल की मजम्मत की और इसे जंगी जुर्म करार दिया। हमास की मीडिया शाख ने कहा कि इस जुर्म का मकसद बदअमनी पैदा करना और इंसानी बहरान को संगीन बनाना है। एक बयान में कहा गया कि इस्राएली फौज ने सेंट्रल गाजा के नुसैरात शहर के मेयर का बुज़दिलाना कत्ल किया है। उनके साथ कई दूसरे फलस्तीनियों को भी हलाक किया गया। इस हमले में बलदिया की इमारत को टारगेट किया गया। हमास की मीडिया शाख ने कहा कि यह कत्लेआम जंगी जुर्म है जिसके जरिए आलमी कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सेंट्रल गाजा में जुमे की सुबह हमला करते हुए 15 फलस्तीनियों को हलाक किया गया। एक दिन पहले इसराइल ने सेंट्रल गाजा के एक यूएन स्कूल पर हमला करते हुए कम से कम 40 फलस्तीनियों को हलाक किया था। इस्राएली फौज ने कहा है कि इस कंपाउंड में हमास फाइटर्स पनाह लिए हुए थे। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इसराइल के हमलों में 77 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 231 जख्मी हुए। वजारत ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 36,731 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 83,000
530 فلسطینی زخمی ہوئے. کئی گوشوں کی طرف سے UN اسکول پر حملے کی مذمت کی گئی ہے، ان میں OIC بھی شامل ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے بتایا کہ اس کمپاؤنڈ میں 6000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے. یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے. مرنے والوں میں کئی عورتیں اور بچے ہیں. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود غازہ میں اس کے آپریشنز جاری رہیں گے. اسرائیلی فوج ایسٹ غازہ کے بریجی اور دیر البلا میں آپریشن کر رہی ہے. اس دوران شتی ریفیوجی کیمپ میں کیے گئے ایک حملے میں کئی فلسطینی جاں بحق ہوئے. سینٹرل ساؤتھ غازہ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. غازہ جنگ کے 8 مہینے پورے ہو چکے ہیں. 8 مہینوں سے مسلسل اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور دنیا اب تک خاموش ہے اور اسے روک نہیں سکی ہے. غازہ میں سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ان کوششوں کے لیے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اگلے ہفتے کے شروع میں ایک بار پھر اسرائیل کا دورہ کریں گے. 7 اکتوبر 2023 کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کئی بار مڈل ایسٹ کا دورہ کر چکے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ فلسطین کا سانحہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کی مدد بند نہیں کرتے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اسرائیل کے لیے امریکہ اور یورپ کی اٹوٹ تائید پر تنقید کی اور کہا کہ یہی رویہ تباہی کا ذمہ دار ہے. ناصر کنانی نے ایکس پر لکھا کہ غازہ سے آنے والی خبریں تکلیف دہ ہیں. ان خبروں کی آزادانہ جانچ ہونی چاہیے. انہوں نے UN اسکول پر حملے کے پس منظر میں یہ بات کہی. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجوں نے دھاوے کرتے ہوئے 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا اور 1 درجن کو زخمی کیا. فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بتایا کہ جمعرات کی شام 3 فلسطینی اس وقت ہلاک ہوئے جب اسرائیلی فوج نے جنین میں دھاوے کیے. ان حملوں میں کم سے کم 15 فلسطینی زخمی بھی ہوئے. مرنے والوں کی پہچان 21 سالہ ابراہیم طاہر، 17 سالہ عیسیٰ نظیف اور 24 سالہ عود ایمن کی حیثیت سے کی گئی ہے. وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی گاڑیوں اور بلڈوزرز کا قافلہ اپاچی ہیلی کاپٹرز کی مدد سے علاقے میں داخل ہوا. مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر بھی دھاوے کیے گئے. ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ یہودی آباد کاروں نے فلسطینی کھیتوں میں گھس کر زیتون کے جھاڑوں کو نقصان پہنچایا. 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی کم سے کم 530 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور تقریباً 9000 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سوڈان میں جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، تازہ لڑائی میں 40 لوگ ہلاک ہو گئے. افریقی ملک میں اپریل 2023 سے عبد الفتاح البرہان جو آرمی چیف ہیں اور ایک نیم فوجی دستے RSF کے چیف محمد حمدان داغلو کی فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے اس حملے کی مذمت کی. دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے پیرس میں یوکرین کے لیڈر وولڈیمیر زیلنسکی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی. انہوں نے یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی. تینوں لیڈرز نے فرانس کے نارمنڈی میں دوسری عالمی جنگ کے دوران اتحادی فوجوں کے پہنچنے کی 80ویں سالگرہ تقریب میں حصہ لیا. زیلنسکی نے فرانس میں نیشنل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وارننگ دی کہ یورپ اب امن کا براعظم نہیں رہا. اس موقع پر بلنکن نے امدادی پیکج پہنچنے میں دیر ہونے کے لیے زیلنسکی سے معافی مانگی. ریپبلکن اپوزیشن نے کئی بار کانگریس میں اس طرح کی منظوریوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو ڈی ڈے تقریب میں حصہ لینے کے لیے نہیں بلایا گیا. حالانکہ نازی جرمنی اور ہٹلر کی فوجوں کو USSR کی ریڈ آرمی نے ہی شکست دی تھی. خبروں میں کہا گیا کہ یوکرین نے امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے رشیا کی زمینوں پر حملے شروع کر دیے ہیں. رشیا نے جنگ میں سویلین ہلاکتوں اور بڑھتے ہوئے تناؤ کے لیے امریکہ اور میکرون کو ذمہ دار ٹھہرایا. رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو تازہ فوجی مدد اس بات کا اقرار ہے کہ رشیا کے سرحدی علاقے بیلگورود میں عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے لیے وہ ذمہ دار ہیں. زخارووا نے کہا کہ بیلگروڈ میں پچھلے ہفتے کے حملوں کے لیے بھی امریکہ ہی ذمہ دار ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے ایک دن پہلے نارمنڈی میں ڈی ڈے تقریب کو جلد چھوڑ دینے کے لیے معافی مانگی اور اسے ایک غلطی بتایا. خبروں میں کہا گیا کہ رشی سونک عالمی لیڈرز کے جمع ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے. اپوزیشن لیبر پارٹی نے اس کے لیے وزیر اعظم رشی سونک پر تنقید کی اور کہا کہ یہ فرض ادا کرنے میں غفلت کی مثال ہے.
चाइना ने अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियार बेचने की मुखालिफत की है और डील वापस लेने का मुतालबा किया है। चाइना ने कहा है कि इस मामले पर अमेरिका से शिकायत की गई है और एहतजाज किया गया है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। स्टेट डिपार्टमेंट ने ताइवान को $80 मिलियन की एक डील मंजूर की है, जिसके तहत ताइवान को F-16 फाइटर जेट्स के पुर्जे दिए जाएंगे। ताइवान ने कहा कि इस डील से उसकी डिफेंस सलाहियतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान और चाइना ने आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने इस मौके पर सीपेक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से संजीदगी का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली केक्यांग ने अपने अपने डेलीगेट्स के साथ बीजिंग में होने वाली बातचीत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और चाइना अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बात कर लेते हैं। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मोदी एनडीए लीडर चुन लिए गए, प्रेसिडेंट से मुलाकात, मुर्मू ने हुकूमत बनाने की दावत दी, इतवार की शाम हलफ लेंगे। वजीर आजम अपोजिशन पार्टियों पर बरस पड़े, कहा कांग्रेस 100 सीटें पार नहीं कर सकी, नतीजे को एनडीए की हार के तौर पर पेश किया जा रहा है। तमाम फैसले एक राय से करेंगे, आम आदमी की जिंदगी में दखल नहीं देंगे, मोदी का लहजा बदला, नीतीश और नायडू की तारीफ। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन देते रहेंगे, तेलुगु देशम लीडर नारा लोकेश ने किया ऐलान, जेडीयू रेलवे की वजारत चाहती है। इस्राइली फौज ने नुसैरात के मेयर को हवाई हमले में शहीद कर दिया, 24 घंटों में 77 फलस्तीनी जाम बहक, मगरबी किनारे में 3 हालात। जब तक अमेरिका और यूरोप मदद बंद नहीं करते, फलस्तीन बहरान हल नहीं हो सकता, ईरान का बयान। बाइडेन की पेरिस में ज़ेलेंस्की से मुलाकात, अमेरिकी हथियारों की मदद से रशिया में यूक्रेन के हमले, मॉस्को ने वॉशिंगटन से किया एहतजाज। अमेरिका ने ताइवान को दिए F-16 के पुर्जे, चाइना ने किया वॉशिंगटन से एहतजाज। चार इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स रशिया की नदी में डूब गए, मरने वालों का महाराष्ट्र के जलगांव से ताल्लुक। ये थी आज की खबरें। तो सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।